गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में रैम, रोम और इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मेमोरी का टॉपिक पढ़ाया था, आज हम मेमोरी के अंदर ही मेमोरी के जो पार्ट्स होते हैं रैम और रोम, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बोनस टॉपिक और है इनपुट का, तो ये आज हम कवर करेंगे। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या क्या इनके लिए हमें हमारे सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे ये वर्क करेंगे, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिख रखा है जैसे कंप्यूटर रैम क्या है। कंप्यूटर रैम क्या होती है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? सीपीयू के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें जो होते हैं, जो सीपीयू को जो हम निर्देश देते हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं। और इसमें स्टोर क्यों रहते हैं? ताकि जो हमारा कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो जो है जल्दी से जल्दी कार्य कर सके। इस कंप्यूटर मेमोरी में डाटा और निर्देश सेल्स में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रो एवं कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे यूनिक एड्रेस सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डाटा प्राप्त कर सकता है, और वो भी बिना सीक्वेंट के, मतलब रैम में उपलब्ध डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। शायद इसी विशेषता के कारण इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। रैम जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए इसमें स्टोर डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। जब तक रैम में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डाटा रहता है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम का सारा डाटा है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब इसमें जो भी डाटा हुआ है वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता। इसमें जो भी डाटा होता है वो जब तक इसमें बिजली रहती है, इसको करंट मिलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी, तब तक इसके अंदर स्टोर रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें जानी बंद होती है, यानी कि कंप्यूटर बंद होता है, तो इसमें जो भी डाटा होता है वो सारा का सारा चला जाएगा। तभी आप देखते हैं, जब भी आप कंप्यूटर में कोई चीज़ काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते वक्त अगर लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आप वापस कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें आपने जो प्रोग्राम खोल रखा है वो बंद हुआ मिलता है। तो वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? वो रैम के अंदर होता है। जब चल रहा होता है तो वो रैम के अंदर स्टोर होता है। तो इस कारण जो है वो बिजली जाते ही उसका प्रोग्राम भी बंद हो जाता है, इसलिए आपको वापस से उसको चालू जो है वो करना पड़ता है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ये एक फ़ोटो है, आपको ध्यान में रखना है। जो रैम है वो आप लोगों ने सुना कंप्यूटर में लगती है, लेकिन कंप्यूटर में भी कहाँ लगती है? मदरबोर्ड के ऊपर लगती है। ये जो लाल रंग का तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये किसके ऊपर इंगित कर रहा है? रैम के ऊपर। ये रैम है। ये जो व्यक्ति ने हाथ में पकड़ रखी, ये रैम है। ऐसी रैम होती है, ये आप लोग देख लीजिए ध्यान से। और इस प्रकार से जो है वो स्लॉट्स होते हैं। ऐसे नॉर्मली 2 स्लॉट्स होते हैं रैम के। तो आप लोग जो है अलग अलग साइज की अलग अलग रैम इसमें लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मजबूत रैम होगी उतना बढ़िया आपका सिस्टम रन करेगा। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये मदरबोर्ड का हिस्सा है, मदरबोर्ड के ऊपर रैम लग रही है। साइड में ये वाला हिस्सा जो है सीपीयू का है, यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, और उसके ऊपर जो है वो फैन लगा रहता है। ये ट्रांजिस्टर सर्किट्स हैं, ये यहाँ पे सेल है,
जैसे आप लोगों ने देखा होगा घड़ी, हाथ घड़ी के अंदर जो सेल डलता है वैसा ही कुछ सेल इसमें लगा रहता है। अब ये आप लोग नोटिस कीजिए कि जब भी आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो उसके अंदर लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के बाद भी आप उसमें जब नेक्स्ट टाइम उसको रन करते हैं, कंप्यूटर चालू करते हैं, तो आपको उसके अंदर डेट और टाइम जो है वो एकदम सही मिलता है। वो सही क्यों मिलता है? क्योंकि इसके लिए स्पेशल उसमें घड़ी के लिए सेल लगा होता है। ये जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये मदरबोर्ड के अंदर सेल लगा रहता है। ये कंप्यूटर की घड़ी को मैनेज करता है, उसको बंद नहीं होने देता, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद में भी उसमें टाइम सही चलता रहता है। अब जो है रैम की विशेषताएं, ये तो आपने जान लिया कि रैम क्या होती है, कहाँ लगती है। अब रैम का इस्तेमाल हम लोग जो हैं वो क्यों करते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। रैम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर रैम। सीपीयू का भाग होती है, इसमें बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता, यानी इसके बिना जो है कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता, कॉमन सी बात है। ये अगर होगी तभी आपका कंप्यूटर चालू होगा, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर काउंट होती है। उपलब्ध डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली मतलब कोई भी डाटा जो भी इसके अंदर स्टोर है उसको आप क्रम से जरूरी नहीं, कभी भी कोई सा भी प्रोग्राम आप खोल सकते हो। अस्थायी मगर तेज होती है, यानी टेम्पररी होती है लेकिन बहुत तेज होती है। रैम महंगी होती है, यानी कॉस्टली होती है, स्टोरेज से भिन्न होती है। इसमें आप डाटा नॉर्मली वैसे परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। तो ये क्लियर हो गया। पहला जैसे सीपीयू का भाग होती है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है उसका ही पार्ट होती है। इसके बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता, यानी चलेगा नहीं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। उपलब्ध डाटा आप रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कभी भी कोई भी डाटा आप जो भी इसमें स्टोर है वो खोल सकते हैं। अस्थायी होती है, अस्थायी मतलब टेम्पररी होती है, तेज होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसमें डिपेंड करता है। इसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं, डीडीआर करके, आजकल की भाषा में जो है हम डीडीआर बोलते हैं इन रैम्स को। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इस कारण जो है जैसे डीडीआर आजकल सबसे जो फास्ट है वो DDR5 है। नॉर्मल जो CPU होते हैं उनमें DDR2 लगी रहती है, किसी में 3 लगी रहती है, या नॉर्मल खास से खास में 4। 5 बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, 5 बहुत कम में आपको मिलेगी। DDR2 3 4 5, ठीक है। अब रैम के प्रकार भी होते हैं, यानी रैम भी अलग अलग टाइप की होती है, और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करते हैं। चलिए देखते हैं रैम के विभिन्न प्रकार। जैसे रैम का मैंने पहले बता दिया टाइप्स ऑफ रैम में, इसका पूरा नाम आप ध्यान रखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर लगातार विकास कर रहा है, जिसके कारण इसके अन्य महत्वपूर्ण भागों को भी उन्नत होना पड़ रहा है, यानी उन्नत यानी कि डेवलप होना पड़ रहा है, जिसमें रैम भी शामिल है। रैम भी विकास के कारण अलग अलग कार्य विशेषताओं में उपलब्ध हुई है, जिन्हें प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो होती है एस रैम, दूसरी होती है डी रैम। एस रैम होती है स्टैटिक रैम, डी रैम होती है, डी रैम जो है वो डायनेमिक रैम। तो रैम को 2 भागों में विभक्त किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है कि आप किस प्रकार से उनको जान सकें। तो चलते हैं, एस रैम क्या होती है, इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें शब्द स्टैटिक बताता है कि इस रैम में डाटा स्थिर रहता है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह रैम भी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए पावर ऑन रहने तक इसमें डाटा मौजूद रहता है, यानी कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक इसमें डाटा रहेगा, और जैसे ही इसमें कंप्यूटर जो है वो बंद होगा, डाटा जो है सारा का सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इस मेमोरी को कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कैश मेमोरी के बारे में। जो एस रैम होती है ये कैश मेमोरी में इस्तेमाल की जाती है, रैम का ही प्रकार है, ये कैश मेमोरी में इस्तेमाल होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बोल के, और सामने आपके स्क्रीन पे भी लिखा रहा है, तो इसमें आप मोस्टली जो भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उसे आप नोट करते रहिए।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए बीच में, और उसमें से आप अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो हल्का सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे इसको हल्के में लेके ज़्यादातर बच्चे इसी में फेल होते हैं। इसका कारण ये है कि वो समझ लेते हैं कि इसमें तो नॉर्मल है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो उनका माथा चकरा जाता है और गलत उत्तर दोगे तो फेल ही होगे। टोटल इसमें 25% आते हैं, तो 25 यानी कि इसके अंदर बहुत लिमिटेड आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे। आप जितना पढ़ोगे उसमें सब में से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन कुछ एक चुनिंदा प्रश्न घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ईएस को हल्के में न लें, इसको टाइम टू टाइम जो है आप पढ़ते रहें। तो ये हो गई हमारी एस रैम, स्टैटिक रैम। अगली स्लाइड में चलते हैं। एस रैम के बाद में आती है हमारे सामने डी रैम। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें शब्द डायनेमिक का मतलब होता है चलायमान, अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे मैंने पीछे स्लाइड में बताया था आपको, DDR3 इस रैम का एक अच्छा उदाहरण है। DDR3 यानी इसमें क्या होता है, आपको बार बार में रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को स्टोर या सेव करने के लिए। CPU की मुख्य मेमोरी के रूप में DRAM का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें डाटा को रेंडमली प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नया डाटा अपने आप स्टोर रहता है, जिस कारण CPU की कार्य क्षमता तेज बनी रहती है। अब CPU की कार्य क्षमता तेज क्यों रहती है, जैसे मैंने बताया, DRAM को मुख्य रैम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, SRAM को कैश मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब DRAM जो है वो CPU का ही पार्ट होती है, कंप्यूटर को तेज़ बनाने के लिए इसमें जो डाटा है वो रैंडमली एक्सेस होता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। DRAM भी वोलेटाइल होती है, यानी टेम्पररी होती है, इसमें भी डाटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। आजकल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि उपकरणों में DRAM का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह SRAM से सस्ती होती है। ये ध्यान रखना, SRAM कॉस्टली होती है क्योंकि वो DRAM से भी ज़्यादा फास्ट होती है, और DRAM जो वो थोड़ी SRAM की तुलना में सस्ती होती है, लेकिन दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, टेम्पररी। इसके अंदर कोई भी डाटा तब तक सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन रहेगा, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू रहेगी। जैसे ही सिस्टम बंद होगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, आपका सारा डाटा बंद हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी DRAM, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ध्यान रखना, डायनेमिक का मतलब होता है चलायमान, अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। जैसे अगला टॉपिक हमारा हो गया कंप्यूटर रोम क्या है। कंप्यूटर रोम क्या होती है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब इसे सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी आप बदलाव नहीं कर सकते, काट छांट, डिलीट, मिटाना, जोड़ना, ये इसमें नहीं होगा। इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जा सकता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ये कि स्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी में कंप्यूटर फंक्शनैलिटी से संबंधित दिशा निर्देश स्टोर रहता है। कंप्यूटर को चालू करना, ये निर्देश इसमें रहते हैं। जैसे बूटिंग कहा जाता है, जब भी कंप्यूटर चालू होता है ना, तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, वार्म बूट और कोल्ड बूट। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? वार्म बूट, वार्म, और कोल्ड। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे दोनों कैसे काम करती है। वार्म बूट क्या होती है, कोल्ड बूट क्या होती है, ये सब।
जिसे इसमें दे रखा है बूटिंग कहा जाता है, यानी वार्म बूट और कोल्ड बूट। प्रश्न पूछ लिया कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। नॉर्मली बता देता हूँ, कोल्ड बूटिंग में तो होता है जो सिस्टम बंद रहता है और जो है आप उसको आगे चलाते हैं, वो होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग में क्या होता है, कंप्यूटर पहले से चालू है और आप उसको चालू को वापस बंद करके वापस चालू करते हैं, यानी कि रीस्टार्ट करते हैं, वो होती है हमारी वार्म बूटिंग। इस स्थायी मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है, पावर ऑफ होने पर भी डाटा डिलीट नहीं होता है। यह भी प्राथमिक मेमोरी होती है, ध्यान रखना। प्राथमिक मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो होती है वो होती है टेम्परेरी मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल जो होती है वो होती है स्थायी मेमोरी, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा उसमें सुरक्षित रहता है। फ़र्क इतना है कि रोम के अंदर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, काट छाट एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। रैम के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं वो रन होता है। कैश मेमोरी यानी रैम का ही प्रकार है, स्टैटिक रैम का, उसमें कोई भी डाटा है वो स्टोर रहता है ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकें। ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रो। रोम को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ही एक बार ऐड करके दिया जाता है, इसलिए इसका कोई डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं होती। यानी कि जब आप कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं तो उसके अंदर पहले से ही जो मैन्युफैक्चर यानी कि जो कंपनी बनाती है, जो दुकान वाला आपको बना के देता है सिस्टम, वो उसको पहले से ही राइट करके दे देता है और उसके बाद में उसके साथ कोई आप री राइटिंग नहीं कर सकते। उसके अंदर पहले से ही सिस्टम बायोस डाल के दिया जाता है। बायोस पिछली क्लास में बताया था। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये इसके अंदर स्टोर रहता है ताकि सिस्टम जो चलता है उसकी जो सी फाइल्स होती हैं, प्रोग्रामिंग फाइल्स होती है, वो उसके अंदर स्टोर रहती हैं। रोम की विशेषताएं आ जाती हैं। अब रोम जो है कितने प्रकार की होती है, कैसे कार्य करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है, बेसिक फंक्शनैलिटी के निर्देश स्टोर रहते हैं, केवल रीडेबल होती है, रैम की तुलना में सस्ती होती है, सीपीयू मेमोरी का भाग होती है। तो ये देखिए, रैम और रोम दोनों जो हैं प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, यानी 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर में कौन कौन सी होती हैं, रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी में, ये ध्यान रखिए। रैम जो होती है टेम्पररी होती है, ये वाली टेम्पररी होती है, ये होती है परमानेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लड़के भूल जाते हैं। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बीच में जो भी फ़र्क है वो आप ध्यान रखो, भूलो मत। वोलेटाइल होती है अस्थायी, नॉन वोलेटाइल होती है स्थायी। रोम एक स्थायी मेमोरी है, बेसिक फंक्शनलिटी स्टोर रहते हैं। जैसे कंप्यूटर चालू होता है तो उसके अंदर जो भी बेसिक इनपुट आउटपुट से रिलेटेड निर्देश होते हैं वो स्टोर रहते हैं। सुस्ती होती है ये रैम की तुलना में, सीपीयू मेमोरी का भाग है क्योंकि ये फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी है। अब जो है रोम के विभिन्न प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि हमारी जो है रैम के 2 प्रकार थे, ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी में काम में ली जाती है और डायनेमिक रैम मेन मेमोरी के रूप में प्राइमरी मेमोरी के अंदर। अब वैसे ही रोम जो है इसके भी 2 प्रकार हैं। अब ये कौन कौन से हैं, पहला है पी रोम, दूसरा है EPROM, तीसरा है EEPROM। अब इनके जो है फुल नाम क्या क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप लिखते रहना वीडियो को पॉज करके और समझते रहना। जैसे पहले आती है PROM, 1 नंबर, PROM, प्रोम भी बोल देते हैं कई लोग। इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी चिप में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है। इस रोम में डाटा राइट करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें PROM प्रोग्राम या प्रोम बर्नर भी कहते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डाटा राइट करने की प्रक्रिया को PROM बर्निंग, प्रोम बर्निंग कहा जाता है, ये ध्यान रखिए आप।
जब भी PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर डाटा लिखा जाता है, कोई डाटा डाला जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को प्रोम बर्निंग कहते हैं। फिर आती है हमारी EPROM। EP का मतलब हो गया, इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है, इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया जा सकता है। डाटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रोम जो होती है नॉर्मली उसमें आप काट छाट एडिट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसको हाई अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करके इसमें जो भी डाटा है वो मिटा देते हैं। फिर आती है हमारे सामने जो है EEPROM। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है। यह अन्य रोम की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है पहले से सर्किट जो है फुल रहते हैं और उन्हें मिटा के वापस से काम में लिया जाता है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। EPROM आप नाम याद रख लीजिए, पीछे वाले का भी देखिए एक बार फिर से। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ध्यान रखिए आप। ये विशेषकर रोम के 3 प्रकार, ये देखिए रोम जो है 3 प्रकार की होती है और रैम 2 प्रकार की। अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। ये एक चित्र है, इसके अंदर आप देख रहे हैं वेबकैम है, माउस है, ये वेबकैम है कैमरा, ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये मॉनिटर हो गया या CPU बोल सकते हैं, आजकल इसमें इनबिल्ट आता है CPU। ये कुछ इसके डिवाइस हैं। ये वाला तो आउटपुट है, मॉनिटर के ऊपर ध्यान मत दीजिए, इससे तो ये कनेक्ट है सारे। बाकी सारे जो हैं इनपुट डिवाइस हैं। अब ये कैसे क्या कार्य करते हैं ये हम जानते हैं अगली स्लाइड में। आप लोग भी इसका डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। डायग्राम बनाना आप लोगों के लिए विशेष ज़रूरी है। ITI के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायग्राम बहुत आते हैं, तो आप जो है घर बैठे चित्र कुछ ना कुछ बनाते रहिए, स्केच वगैरह डायग्राम वगैरह बनाते रहिए, ताकि जो है आपको आदत पड़ी रहे। जैसे आप पेन पेंसिल की आदत आपके हाथ से छूटने लगेगी, आपको दिक्कत आने लगेगी भविष्य में। इसलिए इसको आप पॉज करके आराम से इसको एक बना के दिखाइए, मेरे को WhatsApp पे भेजिए। अब आ जाता है इनपुट डिवाइस क्या है, प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम। जैसे इसके अंदर दिखा रखा है इनपुट डिवाइस क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें बता रखा है कंप्यूटर अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकता है, कंप्यूटर से कार्य करवाया जाता है, जिसके लिए उसे आवश्यक निर्देश और डाटा देना पड़ता है। डाटा और निर्देश पहुंचाने के लिए खास उपकरणों को सहारा लिया जाता है, जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आज जो है हम इस टॉपिक में कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये उपकरण सबसे ज़्यादा प्रचलित और इस्तेमाल में किए जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इनका चुनाव किया है और आपको इसके बारे में बताया जाएगा। प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम ये आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ फेमस इनपुट डिवाइस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी। ये कुछ एक प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड हो गया 1 नंबर, माउस हो गया 2 नंबर, टच स्क्रीन 3 नंबर, जॉयस्टिक 4 नंबर, लाइट पेन 5 नंबर, ट्रैकर बॉल 6 नंबर, स्कैनर 7, वेबकैम 8, डिजिटल कैमरा 9, माइक्रोफोन 10, ग्राफिक टैबलेट 11, MICR 12, OCR 13, बारकोड रीडर 14 और OMR 15। ये 15 हैं टोटल, ठीक है। ये 15 प्रमुख इनपुट यूनिट हैं। इनपुट यूनिट बोल सकते हैं, इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड का आपको पता है, माउस का भी पता है, टच स्क्रीन का भी पता है। आपके फ़ोन में जो है जॉयस्टिक होता है कि रिमोट कंट्रोल गेम खेलने के लिए।
लाइट फैन क्या होता है ये भी आगे आ जाएगा। ट्रैक बॉल भी आपको बता देंगे। स्कैनर आपको पता है डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। वेब कैमरा आपको फ़ोटो वगैरह सिस्टम में इनबिल्ट होता है, वो डिजिटल कैमरा आप नॉर्मल फ़ोन में भी होता है, अलग से भी होता है। माइक्रोफोन यानी कि माइक जिसके द्वारा आप आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। ग्राफिक टैबलेट यानी कि टैबलेट जो मोबाइल जैसा ही होता है, उसके अंदर भी आप ग्राफिक्स वगैरह डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड आएगा। MICR होता है, ये चेक वगैरह के अंदर होता है, बैंक के अंदर चेक लेते हैं। OCR इसमें आपके अक्षर पढ़े जाते हैं। बार कोड रीडर में बार ऐसे लाइंस होती हैं, उनके नीचे नंबर लिखे होते हैं, वो पढ़े जाते हैं। OMR के अंदर आपको पता ही है, वो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं आजकल ऑफलाइन, तो उसमें गोले काले करने होते हैं ना, किसी सही मार्क है ABCD के अंदर ऐसे मार्क कर दिया, गोल कर दिया, ऐसे ऐसे मार्क करते हैं ना, वो OMR होता है। आगे आएगा डिटेल में, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश और डाटा देते हैं कि कीबोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, मगर कुछ स्पेशल फंक्शन और कमांड्स भी कीबोर्ड के द्वारा दी जाती है। कीबोर्ड की बनावट एक टाइपराइटर की तरह होती है जिसमें 100 से भी अधिक बटन होते हैं। कीबोर्ड कीज को यानी कि जो बटन होते हैं, फंक्शन कीज, टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज और न्यूमेरिक कीज में बांटा जाता है। यानी कि इसके अंदर कीबोर्ड का एक फ़ोटो आप देख लीजिए किसी भी गूगल करके, उसके अंदर आपको दिख जाएंगे अलग अलग बटन, कौन से बटन कैसे काम होते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट वगैरह होते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशनल कीज भी बोलते हैं। और फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको प्रैक्टिकल क्लास जब लगेगी उसमें बताया जाएगा। न्यूमेरिक कीज अक्षरों जो ये भी गिनती होती है अपनी 0 से लेके 9 तक, वो न्यूमेरिक में आएंगी। टाइपिंग आप नॉर्मल लिखते हैं वो कंट्रोल कीज, कंट्रोल शिफ्ट Alt ये हो गई, ये सब हैं। फिर आता है माउस। माउस एक खास मगर आम इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, सरकाने, उनकी तरफ आने जाने और उन्हें खोलने और बंद करने में किया जाता है। कंप्यूटर माउस भी आमतौर पर वास्तविक माउस की तरह ही नज़र आता है। यह छोटा और आयताकार होता है जो एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। लेकिन आजकल तो वायरलेस माउस भी बाज़ार में आ गए हैं। नॉर्मली जो माउस है वो केबल से जुड़े रहते हैं, लेकिन आजकल वाईफाई वाले वायरलेस वाले आ गए हैं। कीबोर्ड भी आ गए हैं वायरलेस और माउस भी आ गए हैं, पॉइंटर को घुमाते रहते हैं। फिर आती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस होता है। आपको कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दोनों का कार्य करती है। यह कीबोर्ड और माउस दोनों का कार्य अकेले कर देती है। यह उंगली या स्टाइलस से टच करने पर इवेंट रजिस्टर करती है और उसे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजती है। टच स्क्रीन पर नेविगेशन के लिए आइकन्स और टेक्स्ट का सहारा लिया जाता है। यानी आपको कोई फ़ोटो दिखाई जाएगी या कुछ लिखा हुआ आएगा, उसके द्वारा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे माउस के अंदर कंप्यूटर में करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी आप स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम फाइल आपको ओपन करनी है उस पर आप सिर्फ टच करते हैं अपनी उंगली से, या स्टाइलस जैसे नोट पेन आता है एक टच करने के लिए स्पेशल डेडिकेटेड मोबाइल में, वो वाला। ये हो गई हमारी टच स्क्रीन, माउस और कीबोर्ड। आगे चलते हैं। जॉयस्टिक, ये भी एक रिमोट कंट्रोल होता है। गेम खेलने के लिए इसका मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट देता है ये भी। जॉयस्टिक भी कुछ माउस की तरह इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर गेम्स और ग्राफिक डिजाइनिंग में किया जाता है। जॉयस्टिक की बनावट गियर की जैसी होती है जिसमें एक गोल या वर्गाकार बेस होता है जिसमें लीवर या छड़ी लगी रहती है। इस छड़ी को हिलाकर कर्सर पॉइंट को नियंत्रित किया जाता है। आजकल जॉयस्टिक में भी बटन आते हैं जिन्हें ट्रिगर्स कहा जाता है। यानी कि जो रिमोट कंट्रोल होता है, गेम खेलने वाला जॉयस्टिक होता है, उसके अंदर जो बटन होते हैं उन्हें ट्रिगर कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पेन के जैसा ही होता है ये।
इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट एक बॉल पेन की जैसे होती है। लाइट पेन को टच स्क्रीन का जन्मदाता भी माना जाता है। जैसे आप टच स्क्रीन पे काम करते हैं ना, वैसे ही लाइट पेन से उंगली की जगह आप पेन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए। फिर आती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके बेस में एक आधी धसी हुई बॉल होती है जिसे हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है। ट्रैक बॉल में भी बटन होते हैं जो माउस के बटन की तरह क्लिक करके काम करते हैं, यानी माउस के जैसा ही होता है ट्रैक बॉल भी, ये ध्यान रखना। जैसे आप माउस को तो पूरे को घुमा लेते हैं, इसमें क्या होता है ये स्थिर रहती है, इसके अंदर एक गेंद लगी रहती है, उसको ये आप घुमाते रहो दाएं बाएं, ठीक है, माउस के जैसा ही होता है ये भी। फिर अगला आता है स्कैनर। स्कैनर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है और उसके जैसे काम करती है, मगर इसका परिणाम विपरीत होता है, यानी उसकी कॉपी नहीं बनाती कागज़ पे, ये हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी बना देती है। स्कैनर की मदद से हम हार्ड कॉपी यानी कागज़ पर उपलब्ध डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाते हैं, जिसे यूज़ करने से पहले एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपका, तो आप उसको कंप्यूटर में कैसे लोगे, तो उसकी फ़ोटो जो है एक फ़ोटो बना देता है स्कैनर। फ़ोटो बोल सकते हो आप, उसके कागज़ PDF के रूप में बना सकता है, किसी भी फॉर्मेट में उसको स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है। फिर आता है हमारा वेब कैम। वेब कैम जिसे अपन वेब कैमरा भी बोलते हैं, कैमरा के जैसा ही होता है, सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है, कुछ कंप्यूटर में अलग से बाहर से लगाना पड़ता है। वेब कैम जिसका पूरा नाम वेब कैमरा होता है, एक छोटा डिजिटल कैमरा होता है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जो सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो कॉलिंग करने, वीडियो रिकॉर्ड करने, तस्वीरें खींचने के लिए किया जाता है। आजकल लैपटॉप वगैरह में तो वेबकैम इनबिल्ट होता है, यानी उनके अंदर पहले से आता है, मगर कंप्यूटर के लिए इसे अलग से खरीदना पड़ता है। और स्मार्टफोन में भी इसे फ्रंट फेसिंग कैमरा, आसान शब्दों में कहें तो सेल्फी कैमरा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का उपयोग तस्वीरों और वीडियो को कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर इन तस्वीरों और वीडियो को ग्राफिक एडिटर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, फिर यूज़र द्वारा इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। यानी कैमरा जो होता है, कैमरे को भी आप कोई फ़ोटो वगैरह खींच के जैसे अपने फ़ोन में खींचते हो, उसको आप कंप्यूटर में डाल सकते हो और उसको प्रिंट वगैरह कर सकते हो, या किसी को भी मेल वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह आप करना चाहें तो सिस्टम, कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा कर सकते हो। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का इस्तेमाल साउंड इनपुट देने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता वॉइस चैट, कॉलिंग करते समय आवाज़ पहुंचाई जा सकती है। प्रेजेंटेशंस जैसे कि आप देख रहे हैं, वीडियोस के लिए साउंड रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग सुन रहे हो, ये अगर ये माइक्रोफोन नहीं होगा तो नहीं सुन सकते। ये माइक भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ये माइक्रोफोन है, ये इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट को डिजिटाइजर भी कहा जाता है। इनका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। ये इनपुट उपकरण ग्राफिक्स और पिक्टोरियल डाटा को बाइनरी इनपुट में बदलता है। ई लर्निंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MICR का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर में किया जाता है। इस उपकरण की मदद से बैंकिंग संस्थाएं चेक प्रोसेसिंग के लिए करती हैं। चेक पर बैंक कोड और चेक नंबर एक विशेष स्याही से छपा रहता है, जिसमें मशीन के पढ़ने योग्य मैग्नेटिक प्रिंट पार्टिकल मिले रहते हैं। ये मशीन चेक्स पर मुद्रित डाटा को पढ़ती है और उसे कंप्यूटर में भेज देती है। यह कार्य बहुत तेज़ी से किया जाता है। यानी कि आप बैंक में अगर कोई चेक लेके जाते हो तो बैंक वाले उसे एक मशीन में स्कैन करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चेक असली है या नकली है, फ्रॉड तो नहीं है। तो वो फ्रॉड वगैरह कैसे चेक करते हैं, जब भी बैंक चेक जारी करती है, इश्यू करती है, तो हर चेक के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंक से लिख देती है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये चेक असली है या नकली है। तो वो जो चेक करने के लिए काम में ली जाती है मशीन, उसका नाम होता है MICR। पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
जो चुंबकीय धातु से इसमें कुछ लिखा जाता है उसको ये पढ़ती है। अगला आ जाता है ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग मुद्रित यानी कि प्रिंटेड, टंकित यानी कि टाइप्ड और हस्तलिखित यानी हैंड रिटन टेक्स्ट को मशीन में इनकोड टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। डाटा एंट्री जैसे काम में ओसीआर का सबसे ज़्यादा कारगर मशीन है, सबसे ज़्यादा कारगर उपयोग लिया जाता है। देख लीजिए आप, यानी आपकी कॉपी के आपने अपने नोट्सबुक में कुछ लिख रखा है तो उसको कंप्यूटर में वैसा का वैसा एज इट इज़ लिखना है तो ओसीआर मशीन का काम जो है वो ये काम कर सकती है। आपने जो कुछ भी हाथ से लिख रखा है या आपने कोई प्रिंट किया हुआ कागज़ है कंप्यूटर से या कोई टाइप किया हुआ टाइपराइटर से या हाथ से लिखा हुआ है उसको मशीन भाषा में बदल के वो वैसा का वैसा ऑप्टिकल कैरेक्टर मशीन के द्वारा कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है बारकोड रीडर। शॉपिंग मॉल वगैरह जो शॉप्स होती हैं उसके अंदर जो है इसका खासकर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी रेट फिक्स करने के लिए। जब भी आप कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक बारकोड बना रहता है। आइटम से तात्पर्य कोई पैक्ड चीज़ से है, पैक और ब्रांडेड कंपनी की। लोकल चीज़ों पर ये नहीं लगा होता, उससे उसकी पैकेजिंग वगैरह, उसका क्या नाम है, क्या काम है, कितना पैसा लगेगा उसका, वो सब चीज़ें लिखी होती है। और वो जो है बारकोड मशीन उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में डाल देती है और उसका जो है बिल में उसका खर्चा जुड़ जाता है। बारकोड रीडर का इस्तेमाल वस्तुओं पर मुद्रित बारकोड डाटा को पढ़ने के लिए देता है। इसकी सहायता से वस्तुओं की गिनती छँटनी आसानी से हो सकती है। यह एक स्कैनर की तरह कार्य करता है जो डाटा पढ़ता है और उसे कंप्यूटर में भेज देता है। ओएमआर, ओएमआर का पूरा नाम जो है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो पेन या पेंसिल्स के मार्क्स को स्कैन करता है। इसका उपयोग आंसर शीट्स को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें ओएमआर शीट कहते हैं। इसके द्वारा बहुचयनात्मक प्रश्नों को जांचा जाता है, यानी बहुचयनात्मक यानी कि जिसके प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर हों। तो ये जो थे ओएमआर थे, टोटल 15 टॉपिक 15 पॉइंट थे इनपुट डिवाइस के। ये सारे के सारे आप लोग जो हैं लिखिए, पढ़िए और याद कीजिए। देख लीजिए एक बार वापस से शुरू से मैंने आपको क्या क्या बताए हैं। प्रमुख कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, MICR, OCR, बारकोड रीडर, OMR, ये सारे के सारे जो हैं प्रमुख इनपुट डिवाइस थे। ये सब आप पॉज कर करके पढ़िए और नोट कीजिए अपनी किताब में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अभी आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जो भी ITI में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके क्लास के छात्र हैं जो पढ़ते हैं उन्हें ये वीडियो भेजिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, टॉपिक समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे आप कॉलेज में भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे।